चलो अभी देखते हैं हम लोग डेटाबेस देखेंगे। वेब डेवलपमेंट का हमारा माइस्क्यूएल का जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। उसमें से अभी हम लोग ने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न किए हैं। अभी उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस बनाना सीखेंगे। बट डेटाबेस होता क्या है पहले वो जानते हैं, उसके डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले छोटे छोटे उसकी क्वेरीज होंगे, उसको कैसे बनाना है, किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लिखा है, व्हाट इज अ माई स्क्वेल, मतलब माई स्क्वेल होता क्या है हमारा, पहले वो जान लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्क्वेल के लिए कि डेटा, जो माई स्क्वेल होता है उसे हम लोग DBMS बोलते हैं। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मतलब हम किसी का डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, किसी भी तरीके का हमारा डेटा स्टोर हो कर सकते हैं हम लोग। तो अगर सिंपल देखने जाओगे तो नीचे मैंने उसको एक प्रॉपर यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है कि माइस्क्वेल होता क्या है, वो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस ऐड करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डेटाबेस is a collection of a data stored in a format that can easily be accessed, मतलब ऐसा डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे जिसको हम इजी तरीके से एक्सेस कर सके। अब इसमें का जो डेटा हम लोग बनाते हैं वो एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है। टैबुलर फॉर्मेट का मतलब होता है टेबल के फॉर्मेट में होता है। ओके, तो चलो इसको आगे समझते हैं कि और क्या हो सकता है उस चीज़ के लिए। तो नीचे आते थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है। सिंपल से एग्जांपल में क्या होता है, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर हमारा क्या होता है, कई जगह पे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, या जॉब के रिलेटेड कोई फॉर्म्स बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने एक फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स ऐड करते हैं। वो फील्ड्स हो सकता है, आपका नेम का फील्ड हो सकता है, एज का फील्ड हो सकता है, जेंडर का फील्ड हो सकता है। ये अलग अलग तरीके की फील्ड्स होती है। तो उस फील्ड्स में जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है तो वो किसका डेटा कलेक्ट, वो हो सकता है अपना स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कॉलेज के रिलेटेड हम लोग बनाए हैं तो वो स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो कहाँ ना कहीं ना स्टोर कराते हैं। तो इसी तरह इसी को ही हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे अगर देखोगे तो उसी तरह का डेटा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ डेटा, सीधा जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया था उसी फॉर्म का डेटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करा। तो इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस। हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। और डेटाबेस हम इन टेबुलर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेंगे, मतलब टेबल के फॉर्मेट में होगा। अब उसके बाद आते हैं हाउ डीबीएमएस वर्क। अभी डीबीएमएस काम कैसे करता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डीबीएमएस डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दिया। तो डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डेटाबेस के अंदर हम डायरेक्टली डेटा को स्टोर नहीं कराते, हम किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए हम डेटाबेस को स्टोर कराते हैं। तो नीचे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे ओराइकल हो गया, माइस्क्वेल हो गया, एमएसक्यूएल सर्वर हो गया, पोस्ट हो गया, मोंगोडीबी हो गया। ये अलग अलग तरीके की डेटाबेस होती है। बट ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर ओराइकल नंबर 1 पे चला, माइस्क्वेल नंबर 2 पे चला। बट माइस्क्वेल जो होता है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड होता है, चाहे वो पाइथन यूज कर लो, डॉट नेट यूज कर दो, या अपना बैकएंड के लिए नोड यूज कर लो, PHP यूज कर दो। उसके साथ इजीली तरीके से डेटाबेस कनेक्ट होता है, जो भी प्रॉपर एक डेवलप फॉर्मेट के अंदर हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप डायरेक्टली यहाँ पे कंप्यूटर पे किसी का डेटा अगर आप लेते हो या डेटा को डालना रहता है तो हम यहाँ कहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करते हैं। वो DBMS मतलब थर्ड पार्टी को सॉफ्टवेयर को यूज करता है और वो क्या करता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है। ओके, डेटाबेस स्टोर होने के बाद जब वापस आपको उस डेटा को चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, उसका नाम लिखते हैं या उसका पर्टिकुलर जो भी उसकी क्राइटेरिया होगी, उसके नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, उसके एज वाइज सर्च कर सकते हैं। तो जैसे सर्च करते हैं तो वो क्या करेगा, वापस क्या करेगा, वो DBMS के पास जाएगा, DBMS क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस क्या करेगा, उसको सर्च करके DBMS के पास जाएगा, DBMS क्या करेगा, तुम्हें वापस वो रिवर्ट करेगा। जैसे ही वो डेटाबेस स्टोर करता है उसी तरह से वो आपको रिवर्ट भी आंसर्स करेगा। गेट इट? ये आपका डीबीएमएस वर्क करने का तरीका है। नाउ डेटाबेस कितने तरीके का होता है, तो दो तरीके का डेटाबेस होता है। एक होता है रिलेशन डेटाबेस होता है, दूसरा होता है NoSQL। रिलेशन डेटाबेस को हम लोग RDBMS बोलते हैं। RDBMS का मतलब होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें भी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अब ये रिलेशन डेटाबेस का यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। मतलब रिलेशन डेटाबेस का मतलब होता है कोई ना कोई डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल डेटा बना दिया वो कनेक्टेड नहीं होता है। अभी जैसे मैंने बोला कि फॉर द एग्जांपल किसी का मैंने स्टूडेंट्स का नाम ले लिया। अब वो स्टूडेंट ने डायरेक्टली क्या किया, गवर्नमेंट अपना फॉर्म भरा हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी का। फॉर्म भरने के बाद जरूरी नहीं कि संजय अकेला ही होगा, उस नाम के बहुत सारे लोग हैं, भले सरनेम अलग होगा।
तो उसका मैं पता करूंगा भाई ये कौन कौन से कॉलेजेस में फॉर्म भरा हुआ है। बोले जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 30 कॉलेज चूज करते हैं, फिर 15 कॉलेज चूज करते हैं, फिर 10 कॉलेज चूज करते हैं, मतलब नियर बाय, बरोबर। तो वो हमें पता चलता है कि भाई संजय नाम का बंदा ने कौन 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 से कॉलेजेस को चूज किया, तो वो एक डेटा उसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, मतलब आपको बता रहा है भाई ये इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, वो आपको कनेक्टेड बताता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। नाउ द सेकंड पॉइंट ये है आरडीबीएमएस यूज एसक्यूएल, मतलब आरडीबीएमएस जो होता है वो हम इसको एसक्यूएल के जरिए यूज करेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये ध्यान रखना, ओके। नाउ दूसरा पॉइंट आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग ने अभी देखा जैसा डीबीएमएस वर्क करता है उसी तरह से हमारा आरडीबीएमएस भी डायरेक्टली वर्क करता है। अब दूसरा टाइप्स में डेटाबेस के दूसरा टाइप में देखते हैं नो एसक्यूएल। पहला तो हम लोग ने एसक्यूएल देख लिया, दूसरा हम लोग ने देखते हैं आरडीबीएमएस देख लिया, दूसरा हम देखते हैं नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल इज नॉट अ टेबल बेस्ड डेटा। जैसे आरडीबीएमएस क्या होता है कि टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कराता है, बट नो एसक्यूएल आपके टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं कराता है, वो टेबल बेस्ड डेटा, देखो यहाँ पे लिखा है नो एसक्यूएल इज नॉट अ टेबल बेस्ड डेटा, वो टेबल के फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर नहीं कराता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस आर डॉक्यूमेंट बेस्ड, मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होता है, मतलब कोई उसका प्रॉपर व्यू नहीं है, नेम का कॉलम किधर है, हेडिंग किधर है, उसका डेटा किधर है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में डेटा को प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हम लोग मोंगोडीबी, रेडिस या कैसेंडा एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी अपने लैंग्वेजेस होती है डेटाबेस के लिए, जो हम नोएसक्यूएल के लिए यूज करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ माइस्क्वेल, मतलब एडवांटेज क्या, अभी माइस्क्वेल हम लोग पढ़े तो इसका एडवांटेज भी पता होना चाहिए। पहला तो होता है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये किसी भी प्रो प्लेटफॉर्म पे इजीली तरीके से वर्क कर सकता है। अगर आप पीएचपी यूज करते हो उसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, अगर डॉट नेट यूज करते हो उसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, पाइथन कर रहे हैं तो उसके साथ भी कनेक्ट, मतलब ये इजी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हो जाता है। नाउ द सेकेंड यूज विद मल्टीपल लैंग्वेज, जो अभी मैंने बताया कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट होता है। माई सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये फ्री है हमारे लिए। माई इज आरडीबीएमएस, हमारा माई हम जो लर्न करें वो हमारा एक आरडीबीएमएस है। द MySQL डेटाबेस सर्वर इज अ फास्ट, इसका जो सर्वर होता है बहुत फास्ट होता है, रिलायबल होता है, स्केलेबल, एंड इसको यूज करना बहुत इजी होता है, इज नॉट अ वेरी टफ। बस इसके जो क्वेरीज होते हैं, कोड होते हैं, किस तरह से आपको क्वेरी को जनरेट कराना है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ MySQL सर्वर वर्क इन अ क्लाइंट और सर्वर, मतलब ये जो हमारा MySQL हम लोग लर्न करते हैं ये क्लाइंट बेस भी होता है और सर्वर बेस भी हमारा ये वर्क करता है, और एम्बेड सिस्टम में भी यूज इसको कर सकते हैं अदर सॉफ्टवेयर बेस पे। अब नेक्स्ट आते हैं ये माइस्क्वेल जो लर्न करें अभी तक कौन कौन से प्लेटफॉर्म ने, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट ने अभी तक यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पॉपुलर लैंग्वेज को, हमने पॉपुलर वेबसाइट यूज किया जो अभी तक ये डेटाबेस को यूज करे, मतलब माइस्क्वेल यूज किया गया है। फेसबुक, उसके अंदर सभी को पता है फेसबुक पे नंबर ऑफ द यूजर्स, नंबर ऑफ द प्लेटफॉर्म, लोग बहुत लोग आते हैं उस पे, वो जो दूसरा आता है ट्विटर, ट्विटर से भी हम लोग सब वाकिफ है, ट्विटर के अंदर भी अपना यूज हुआ है। गूगल सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, वो भी अपना माइस्क्वेल के थ्रू है। विकीपीडिया, जिसके हम लोग बारे में उसकी बायोग्राफी लिखते हैं, पूरा डिटेल्स होता है। उसके बाद यूट्यूब, इस चैनल से भी हम लोग वाकिफ है, इसमें भी नंबर ऑफ क्लाइंट अपने चैनल्स बनाते हैं, अपने सारे डिटेल्स स्टोर करते हैं, तो भी एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। फिर फ्लिकर है, पिंटरेस्ट है, तो ये सारे पॉपुलर वेबसाइट है जो माइस्क्वेल का यूज करते हैं। ओके, वॉट वी लर्न इन दिस कोर्स कंटेंट, अभी इस कोर्स कंटेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो हम लोग देखेंगे अपना डेटाबेस बनाना सीखेंगे कि डेटाबेस बनता कैसे है, उसको डिलीट कैसे करेंगे, उसको टेबल फॉर्मेट में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, ऐड कैसे करना है, अगर उस डेटा के अंदर कुछ नई एडिंग किया हुआ है तो उसको डेटा को कैसे अपडेट करना है, डेटा को रीड कैसे करेंगे, और उसके अंदर जो डेटाबेस बनाया है, टेबल बनाया है, उसको डिलीट कैसे करेंगे, ये सारी चीज हम अपने इस कोर्स कंटेंट के अंदर लर्न करने वाले हैं। अब आते हैं, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया इसका कि भाई इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, इसके अंदर कोर्स कंटेंट क्या पढ़ेंगे, आरडीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, ये सारी चीजें जो हम लोग ने अभी फिलहाल के लिए इसको देख लिया है। अब इस चीज को हम लोग को कोड करना है या कोड को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे मैंने पहला तो लिखा है इंस्टॉल जैम्प, वैम्प एंड मैम्प, ये तीनों मेरे जो है सर्वर है। इन तीनों में से कोई भी एक सर्वर की रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको तीनों यूज करना है, बट अभी लेटेस्ट के अंदर हम लोग जैम्प यूज करते हैं, तो जैम्प आपके पीसी में इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ। अगर आपको इंस्टॉलेशन करना होगा तो सीधा हम क्या करेंगे, सीधा गूगल पे जाएंगे,
और वहां पे आपको google.com पे जाना है और सीधा वहां पे लिखना है जैम डाउनलोड। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, द फर्स्ट आपको यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, ये जाना कि यहाँ पे आपको वर्जन्स ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपके वर्जन सबके सारे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको साइजेस दिया हुआ है, डाउनलोड कितना एमबी का फाइल दिया हुआ है वो कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट विंडोज रिलेटेड हो तो विंडोज यहाँ पे दिया हुआ है। विंडोज रिलेटेड अगर आप दूसरा कोई लिनक्स यूज कर रहे हो तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अगर आप दूसरा कोई अदर्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है ओएस के रिलेटेड तो आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अपने सिस्टम के अंदर उन्होंने जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉलेशन किया है। अगर नया कोई पर्सन है तो आप यहाँ से उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक से ही आप अपने जैम्प सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो। ये पहला तरीका। अब इसको डाउनलोड करने के बाद जैम्प सर्वर को ऑन करके अपने को पहला डेटाबेस बना के देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूशन होता है या नहीं होता है। तो जैम्प सर्वर इंस्टॉलेशन होने के बाद आप अपना जैम्प ऑन कर लेंगे। पहला इंस्टॉलेशन हो गया, कोई भी आप लोकेशन चूज कर सकते हो, सी डिवाइस या डी डिवाइस, या आप अपने डेस्कटॉप के उधर उसको स्टोर करा सकते हो। अभी हमें चेक करना है कि हमें डेटाबेस बनाना कैसे, वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैम्प कंट्रोल को ऑन कर लिया। जैम्प कंट्रोल ऑन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऑन करके रखना है। दो ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन होता है डायरेक्टली कि अपाचे को आप यहाँ से कर ले, यहाँ से ऑन। दूसरा आप डायरेक्टली माइस्क्यूएल को यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ग्रीन सिग्नल आपको दे देगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों को ऑन कर लिया। जैसे ही ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे। पहले हमारे रेड ऑप्शन दिख रहे थे, तो जैसे ही देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, हमारे मतलब अपाचे और माइस्क्यूएल दोनों हमारे यहाँ पे चलने चालू हो गए। तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। अब ये होने के बाद इसको मिनिमाइज करना है और आप अपने नए टैब पे जाना है और वहां पे टाइप करना है लोकल होस्ट करके। जैसे इंटर करोगे तो ओपन होने अब ये सीधा डायरेक्टली चालू होने का रीजन यही है कि बिकॉज आपने जैम सर्वर जो डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसमें हम लोगों ने अपाचे और माइस्क्यूएल को ऑन करने के बाद ही ये चीजें दिखेगी। अगर आपने वो चीजें चालू नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। ये होने के बाद सीधा जाना है आपको पीएचपी माई एडमिन के अंदर। मतलब आपको ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, ये प्लेटफॉर्म पे आ गए तो अपने यूआरएल के ऊपर पहला तो आपको डाल देना है लोकल होस्ट करके। जैसे लोकल होस्ट डालते हो तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है लोकल होस्ट का। उसके बाद आपको जाना है पीएचपी माई एडमिन के अंदर हमें अपना डेटाबेस बनाने के लिए। तो पीएचपी माई एडमिन पे जाते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद अपने डैशबोर्ड में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे डेटाबेस हम लोग दो तरीके से क्रिएट करेंगे। पहला तो नॉर्मली हम लोग जीयूआई फॉर्मेट पे क्रिएट किया, मतलब हम लोग डायरेक्टली नाम पे क्लिक किया और हम लोग उस फाइल का नाम देखिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। ये रहा हमारा डैशबोर्ड, पीएचपी माई एडमिन का डैशबोर्ड आ चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने को एक डमी डेटाबेस बनाना है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इतने सारे डेटाबेस के नाम दिए हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक डमी डेटाबेस बनाएंगे विथ न्यू ऑप्शन की तरह, मतलब जीयूआई फॉर्मेट के जरिए बनाएंगे। जीयूआई फॉर्मेट के जरिए बना मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट के तरीके से बनाएंगे। तो चलो पहला एक देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे पूछ रहा है, यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, जो अपने को पूछ रहा है डेटाबेस का नाम डाल दो और यहाँ पे अपने को स्टाइल चूज करना है। तो चलो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। एक मैं डालता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, सागर डेमो करके दे देता हूँ। सागर डेमो नाम का एक मैंने डेटाबेस यहाँ पे बना दिया। नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऊपर जाके कलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखो लिखा है डेटाबेस क्रिएट करके मैसेज आ गया हमारा। और अपने डेटाबेस के अंदर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना दिया है जिसके अंदर कोई भी अभी टेबल फॉर्मेट मैंने ऐड नहीं किया। ये था एक जीयूआई फॉर्मेट में। से मुझे कोड के जरिए करना है। तो कोड के जरिए करने के लिए पहला क्या करना है कि पीएचपी एडमिन के अंदर आप मेन पेज पे चले जाइए, यहाँ पे लिखा है होम, इसको क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने को कोड वाइज अगर बनाना है डेटाबेस तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करोगे। यहाँ से भी हमें कोड कर सकते हैं। तो सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोड ऑप्शन अपने को मिल जाएगा जहाँ पे कोड अपने को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे कोड करने के लिए अपने को डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे लिखोगे सी क्रिएट लिखोगे।
उसके बाद लिखोगे स्पेस देने के बाद यहाँ पे सीधा लिखोगे डेटाबेस। अब उसके बाद देना है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं डेमो सागर करके लिख देते हैं। पहले हम लोगों ने यूज किया था सागर डेमो करके, अब हम यूज कर रहे हैं डेमो सागर करके। स्टेटमेंट को क्लोज करना है, सेमीकोलन यूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है गो करके, तो हम यहाँ पे XAMPP सर्वर में करें इसलिए यहाँ पे सीधा गो करेंगे। जैसे गो पे करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेरी जनरेट हो गया। अब इसको चेक करना है कि ऑलमोस्ट ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो हम लोगों ने किसके नाम से बनाया था, डेमो सागर करके। तो देखो यहाँ पे डेमो सागर करके हमारा डेटाबेस बन चुका है। मतलब हम लोगों ने GUI फॉर्मेट और CLI फॉर्मेट से दोनों तरीके से डेटाबेस बनाना सीख लिए। ये था हमारा जो ऑप्शन हम लोगों ने बनाया था, ये XAMPP सर्वर के थ्रू हम लोगों ने देखा भी है। ये अभी हम लोगों ने जो देखा, ये इसके अंदर से हम लोगों ने ये सर्वर के थ्रू से पहला ऑप्शन, कोई भी एक सर्वर आप यूज कर सकते हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसमें लिखा है MySQL वर्कबेंच। इसका यूज करके आप अपने चीजों को कोड कर सकते हैं। तो चलो अब इसे करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉरी, आपको जाना है mysql.com पे चले जाइए। अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का स्टेप मिलेगा, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा MySQL कम्युनिकेटिव GPL डाउनलोड्स करके, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने बोला था यहाँ पे दिया हुआ है MySQL वर्कबेंच डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है MySQL वर्कबेंच, आप देख सकते हो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे MySQL वर्कबेंच मिलेगा। तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन चूज आपको यहाँ पे करना है कि भाई आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, आपके सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अपने उससे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपको उबंटू है, रेड हैट है, फेडोरा है, मैकओएस है, सोर्स कोड है, अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी डाउनलोड हो मेरे सिस्टम में मैंने करके रखा हुआ है, इंस्टॉलेशन भी मैंने करके रखा है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन कर लेना। इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें करना क्या है, अब ये डाउनलोड हो गया। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे भी काम करने के लिए XAMPP ऑन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि XAMPP के इसके सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद आप अपना वर्कबेंच जो भी होगा वो MySQL का ऑन कर लेना है। ओके, अब इस डेटाबेस को पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, यहाँ से डिलीट कनेक्शन। तो अब यहाँ पे मेरा ये दिख रहा है अपना MySQL वर्कबेंच जो मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद इस सिस्टम में मैंने इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना तो पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पे प्लस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। प्लस पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है कनेक्शन नेम। ओके, आपको कनेक्ट करना है हमारे डेटाबेस को, तो उसके लिए आपको कोई भी जो भी नाम अच्छा लगेगा आप यहाँ पे दे सकती है। तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ डायरेक्टली PHP डेटाबेस, ऐसा नाम दे देता हूँ डेटाबेस करके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे होस्ट नेम, जो आपको टच नहीं करना, ये आपका URL का पार्ट है। ये आपका पोर्ट दिया है, यहाँ पे चेंज करना नहीं है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आपको रूट ही रखना है। अब स्टोर इन ए वैल्यूट क्लिक किया। टाइप योर द पासवर्ड, अगर आपको रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं पासवर्ड यहाँ पे एडमिन करके रख देता हूँ, अगर आपको कुछ अदर चेंजेस करना होगा तो चेंजेस कर सकते हो। ओके कर दिया। यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन नहीं करना है हमें, टेस्ट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमें सीधा बना रहे हैं। तो सीधा उसको ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे वो डेटाबेस बन के आ जाएगा। अब इसी के अंदर हमें सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूशन करना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, थोड़ा सा समय लगेगा। और ये सारे जब तक ये चालू होता है तब तक हम आते हैं यहाँ पे। तो यही सारे स्टेप्स में आपको नीचे आओगे तो इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख के दे दिए हैं आपको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने लिखा हुआ है कि आपको वर्कबेंच कैसे डाउनलोड करना है। पहले आपको जाना है इसके प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर डाउनलोड पे करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वहां पे आपको यूज करना है MySQL वर्कबेंच। फिर यहाँ पे क्लिक नो थैंक यू जस्ट फॉर स्टार्ट फॉर द डाउनलोड। ये स्टेप्स मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके काम कर सकते हो।
उसके बाद आते हैं नीचे यहाँ पे डेटाबेस के हम लोगों ने जैम सर्वर में मैंने बता दिया कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है। तो चलो आते हैं वर्कबेंच के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे इसको कैंसल। तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा वर्कबेंच चालू हो गया है। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो चीजें हमने डेटाबेस बनाया हुआ था, तो इसके अंदर देखते हैं कुछ डेमोस अगर आया है, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ड्रॉप स्कीमा का मतलब होता है डिलीट करना। तो मैं यहाँ पे जो जैम सर्वर के थ्रू बनाया था वो हम यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सागा डेमो करके भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप नाउ कर देता हूँ, या डेमो को सेलेक्ट करके इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। इवन माही वाला भी मैंने डिलीट कर देता हूँ, कल वाला हम लोगों ने जो बनाया था। इवन संजय करके भी मैंने कुछ डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नया फ्रेश डेटाबेस बनाना है। ओके, तो डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल भी नीचे लिखा हुआ है, आप कुछ भी बना सकते हो। तो पहला काम करना है, डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए पहले आपको लिखोगे क्रिएट, उसके बाद सीधा लिखोगे डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है। डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं, अगर समझो स्टूडेंट्स का फॉर्म कलेक्ट करना है तो वो हम आप लिखेंगे डेटाबेस का नाम स्टूडेंट फॉर्म करके। अगर जॉब पोर्टल का फॉर्म बना रहा है तो वहां पे लिखेंगे जॉब पोर्टल। तो जो भी आप डेटाबेस बना वो बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस बनाते हैं एज अ स्टूडेंट्स करके मैं डेटाबेस बना दिया। तो मेरा हो गया क्रिएट डेटाबेस, ये मेरे सिंटेक्स हो गया। उसके बाद मैंने डेटाबेस का नाम दिया, स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे इसको पहला ऑप्शन दिया एग्जीक्यूट करना, देखो लिखा है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन टू द स्क्रिप्ट, मतलब जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, मतलब ये अपने को बता दे कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे अपने को डेटाबेस दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से उसको रिफ्रेश कर दो एक बार। जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस तैयार होगा, बट इसके अंदर कोई भी टेबल मैंने नहीं बनाया है। चलो एक और डेटाबेस हम लोग बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया हुआ है, इसी के नीचे एक और डेटाबेस बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम अब हम लोग यहाँ पे कुछ रख लेते हैं माही करके। स्टेटमेंट क्लोज किया और यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं क्लिक करूंगा। अब फर्स्ट वाला क्यों नहीं क्लिक करूंगा, बिकॉज अगर तुम्हारे पास एक ही कोड का स्क्रिप्ट करते हो तो अब आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप लगते हैं कि मुझे ऊपर वाला भी रखना है, कभी आगे जाके यूज हो सकता है, तो मैं दूसरा कोड नीचे लिख रहा हूँ, तो मुझे जो दूसरा कोड लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सिर्फ उसको ही एग्जीक्यूट करना है। तो आप ये वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे तो सिर्फ जो लाइन पे कर्सर होगा वही लाइन एग्जीक्यूट होगा या उसको कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट डेटाबेस माही करके। चलो, तो यहाँ पे देखो माही और मेरे को यहाँ पे संजय करके सॉरी स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब आता है, समझो तुमने ऐसे दो तीन डेटाबेस बनाया, अब मुझे टेबल बनाना है। तो टेबल किस डेटाबेस के अंदर बनाना है, आपने कोई डेटाबेस को सिलेक्टेड ही नहीं किया तो वो टेबल कहीं और बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है भाई, स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस बनाया है उसके अंदर टेबल मुझे बनाना है। क्या बनाना है, उसके अंदर बनाना है। तो उसके लिए पहला काम करना पड़ेगा यूज, मतलब किस डेटाबेस के अंदर बना। तो मैंने बोला भाई स्टूडेंट्स का डेटाबेस जो है उसके अंदर हम टेबल को बनाएंगे। तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो देखो ये ऑटोमेटिक उसने सिलेक्टेड कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस बना तो लिया, अब टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए पहले आपके फॉर्म के अंदर कौन कौन से फील्ड बनाए, मतलब आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम अ क्लाइंट, डेटाबेस कैसे है। तो चलो इसका एग्जांपल एक एक्सेल के जरिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट, स्टूडेंट्स का अगर हम लोगों ने डेटाबेस बनाया तो स्टूडेंट्स का ही डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ। तो पहला तो स्टूडेंट्स का मुझे आईडी चाहिए, मेरा ये टेबल बना रहा हूँ। अब टेबल का ध्यान रखना, पहले हम लोग टेबल बना रहे हैं तो टेबल का कोई भी नाम दे दो, टेबल टेबल नेम, मतलब जो भी टेबल का नाम तुम्हें चाहिए वो दे देते, बरोबर। अब उस टेबल के अंदर तुम्हें कौन कौन से कॉलम चाहिए, मतलब कौन कौन से फील्ड आपने फॉर्म के अंदर रखे हुए। मैंने बोला भाई मुझे स्टूडेंट्स का आईडी चाहिए, फिर मैंने बोला भाई स्टूडेंट्स का नाम भी तो चाहिए, उसका एड्रेस भी मुझे चाहिए, वो उसका जेंडर कौन है भाई, क्योंकि एक स्टूडेंट तो फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। उसके बाद मुझे उसकी एज चाहिए, उसका फोन चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होंगे। एक छोटा सा हम लोग फील्ड देखते हैं, बहुत सा बड़ा नहीं देखेंगे, हम छोटा सा एक फील्ड देख लेते हैं जिसमें मैंने बोला आईडी चाहिए, नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, जेंडर चाहिए, एज या फोन। हम लोग एड्रेस को थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो उसको एक थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं।
हम लोग ये कुछ ऑप्शन रखते हैं, आईडी रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं, जेंडर रख लेते हैं, एज रख लेते हैं, एज के फोन नंबर रख लेते हैं, और इनके बीच में एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, बर्थ डेट भी डाल देते हैं हम लोग। चलो बर्थ डेट डाल देते हैं। ओके, ये हम लोगों ने कुछ फील्ड्स बना दिए। ये तो हो गया हमारा कॉलम का, टेबल बन गया, टेबल के अंदर मैंने कॉलम भी बना दिया। अब इस टेबल के अंदर किस तरीके का डेटा फिल करना है, तो अब डेटा टाइप भी समझते हैं इसमें। तो आईडी है, तो इसके अंदर हम लोग किस तरीके का डेटा होगा, नंबर वाला, नंबर का, क्योंकि इसके अंदर नंबर ही आ सकता है। अब यहाँ पे कोई, मैं फॉर एग्जाम्पल नाम लिख रहा हूँ, माही हो गया, संजय हो गया, या सागर हो गया, तो ये क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। नाम में क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर मतलब किस तरीके का डेटा होगा, स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। अब बर्थ डेट में क्या होगा, डेट होगा, टाइम होगा, यही सारी चीज आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बर्थ डेट को स्ट्रिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या डेट एंड टाइम, तो हम लोग डेट यूज कर लेंगे। ओके, अब आता है जेंडर। जेंडर में क्या होगा, वो स्टूडेंट जो भी नाम लिखूंगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, इस तरीके का। इसके अंदर भी हम लोग डेटा टाइप किस तरीके यूज करेंगे, एज अ स्ट्रिंग करके। अब एज में क्या होगा, नंबर्स आएंगे, तो आप 45 65 या जो भी उसकी एज होगी, ये मतलब नंबर आ रहा है, तो इसमें किस तरीके का डेटा आ गया, हमारा डेटा टाइप्स नंबर आ गया। अब इसमें फोन आ गया, नंबर ही लिखोगे इसमें भी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, नंबर ही स्टोर होगा। तो हम लोगों ने देख लिया, टेबल बनाना सीख लिया, टेबल के अंदर कॉलम को, फील्ड को ऐड करना सीख लिया, उसमें किस तरीके का डेटा टाइप है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करना वो देखते हैं। तो चलो आते हैं हम अपने कोड पे। अब हम लोगों ने डेटाबेस चूज कर लिया भाई, स्टूडेंट्स के अंदर अपने को टेबल बनाना है, तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल लिख दिया। अब टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मैंने दे दिया पर्सनल। सर, अगर ये सेकंड वाला नहीं बनाया और एक ही पे कर रहे हैं, तो यूज डालना है कि नहीं दिखा के? डाला है। अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा डेटाबेस होगा, तो किस डेटाबेस के अंदर तुम्हें टेबल बनाना है, तो उस डेटाबेस को पहले चूज करना पड़ेगा। अगर विदाउट चूज किए हुए डेटाबेस के अंदर तुम टेबल बनाओगे, तो ऑटोमेटिक वो नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने बोला, स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस बना है उसके अंदर मुझे टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद उसमें क्या क्या कॉलम हमें चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला मैंने बोला कि मुझे आईडी चाहिए, तो इसके लिए मैंने यूज कर लिया डेटा टाइप इंट। उसके बाद मैंने बोला नेम, नेम के अंदर हम लोग क्या करें, यूज करेंगे वैर कैर। तो कितने कैरेक्टर स्टोर करेंगे, मैंने बोला भाई 50 कैरेक्टर ले लेते हैं, तो मैं इसके अंदर तो सॉरी, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 50। ओके, उसके बाद एज चाहिए, तो एज लिख लिया, एज में मैंने यूज किया एंड। उसके बाद मैंने यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ। पहले बर्थ डेट ले लेते हैं, BIRTH, बर्थ अंडरस्कोर डेट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डेट का डेटा टाइप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर यूज कर लेते हैं। जेंडर में यूज करूंगा वैर कैर, इसके अंदर मेल एंड फीमेल है, तो उसलिए हम लोग 10 कैरेक्टर स्टोर कराएंगे। कॉमा करते हैं, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, एज हो गया है, फोन ले लेते हैं, तो यहाँ पे फोन ले लिया। और इसको इंट भी बना सकते हो, या डायरेक्टली वैर कैर। तो ये हो गया मेरा डेटाबेस तैयार। सॉरी, डेटाबेस के अंदर टेबल को बना दिया। तो चलो चेक करते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करना है, इस पे क्लिक कर लिया, तो देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया हमारा, मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है। चलो अब चेक करते हैं कि आया है कि नहीं आया है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो टेबल के अंदर यहाँ पे पर्सनल नाम का टेबल हमारा बन चुका है। अब उसका कॉलम, मतलब हम लोगों ने जैसा एक्सेल में बनाया था वैसा यहाँ पे आया है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो उसे चेक करने के लिए हमें और एक नया सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। जो भी मेरा टेबल का नाम होगा उस टेबल को नाम लिख दिया, स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलो, तो देखो, आईडी आ गया, नेम आ गया, एज आ गया, बर्थ डेट आ गया, जेंडर आ गया, फोन आ गया। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, सेम हमारा ऑप्शंस यहाँ पे देखो, ये वाला जैसे यहाँ पे रेडी किया था, सेम वैसे यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे एक डेटा को ऐड करना है। अब यहाँ पे डेटा को ऐड करने के लिए, ये तो हम लोगों ने अभी क्या देख लिया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने बना दी है। देखो, पहला तो मैंने दो ऑप्शन बता दिया, दोनों को डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, किस डेटाबेस के अंदर हमें जाना है। उसके बाद मैंने टेबल बता दिया, टेबल के अंदर कॉलम का नाम बता दिया, और अपने इसके अंदर डेटा टाइप बनाना सीखे हम लोग। ओके, अब यही सारी चीजें अगर आप अपने पीडीएफ के अंदर भी देखोगे, मैंने वही चीजें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया डेटाबेस कैसे बनाना है, ये दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स के बाद बता दिया, मतलब जो कॉलम बना रहे हो या जो फील्ड बना रहे हो उसमें किस तरीके का डेटाबेस स्टोर होना चाहिए, वो मैंने आपको इस डेटाबेस के जरिए बता दिया। तो थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे देखो सिंटेक्स भी मैंने दिया, टेबल अगर बना रहे हो
तो क्रिएट टेबल, जो भी तुम्हारा टेबल का नाम होगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद कॉलम, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो लिखा हुआ है, ब्लैक में जो है वो तुम्हारा कॉलम का नाम है, और ये जो पर्पल कलर में दिया हुआ है वो डेटा टाइप है। मतलब आप जो कॉलम नाम बना रहे हो उस कॉलम में किस तरीके का डेटा फिट करोगे, उसका डेटा टाइप यहाँ पे डालना है। ओके। और यहाँ पे डेटा टाइप्स की 3 कैटेगरीज है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब नंबर, डेट एंड टाइम, मतलब अगर कोई बर्थडे लिख रहे हो या डेटा टाइम है तो उसके लिए। और उसकी मैंने यहाँ पे डेटा टाइप के पूरे डिटेल्स आपको दे दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें कुछ भी क्वेरीज होगा यू कैन आस्क मी। ओके, समझ में आया? इतना कर लेना, इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे।